हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अब दरअसल एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि आपके सिलेबस में से कुछ टॉपिक जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और वही पूरा डेरिवेशन जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो सेम टू सेम आपको मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से करना है। और उसका पूरा प्रोसेस सेम होता है, लेकिन वो टॉपिक अब सिलेबस से हट चुका है। यानी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसकी प्रैक्टिस अब ना करें, लेकिन उन फॉर्मूले का हमारे अदर टॉपिक्स के अंदर यूज़ है, यानी वो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए थे। तो बच्चों, उन फॉर्मूले को याद कराने के लिए आपको एक मेथड हमने बनाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी के नाम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी के अंदर ध्यान दीजिए कि आपको याद रखना है कि म्यू नोड या एप्सिलॉन नोड जहाँ भी आ रहा है वहाँ आप 1/म्यू नोड पुट कर देंगे। जहाँ भी एप्सिलॉन नोड आ रहा है वहाँ आप 1/म्यू नोड पुट कर देंगे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है वहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड बी पुट कर दें। जहाँ आपका चार्ज क्यू आ रहा है वहाँ आप मैग्नेटिक चार्ज क्यू एम लिख सकते हैं। जहाँ आपका डायपोल मोमेंट P आ रहा है वहाँ आप डायपोल मोमेंट M कर सकते हैं। तो अगर आप इन कुछ चेंजेस को अप्लाई कर दें, क्या क्या चेंजेस बच्चों मैंने बताए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ एप्सिलॉन नोड आ रहा हो वहाँ आप 1/म्यू नोड पुट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ परमिटिविटी आ रही है वहाँ 1/परमिएबिलिटी पुट कर दें। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड रख दें। जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है उसके प्लेस पर मैग्नेटिक चार्ज रख दें। जहाँ डायपोल मोमेंट P आ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, वहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M रख दें। अगर आप इन चेंजेस को करते हैं और आपके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस, डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या है, 2pe बाय 4 एप्सिलॉन नोड r क्यूब, इतना आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ऐसे ही डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर बच्चों -pe बाय 4 एप्सिलॉन नोड, मतलब मैं माइनस साइन ना लूँ तो इतना जनरेट होता। ठीक, ऐसे ही टॉर्क का फॉर्मूला pe साइन थीटा है। वर्क डन का फॉर्मूला pe1 माइनस कोस थीटा है। तो ये फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूले को अगर आप मैग्नेटिक वाले टॉपिक में चेंज करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 2m बाय 4 देखिए मैंने क्या बताया, म्यू नोड एप्सिलॉन नोड को 1/म्यू नोड लिख लें, या मैं इसे ऐसे ही बता सकता हूँ 1/एप्सिलॉन नोड को म्यू नोड लिख लें। तो जहाँ देखिए, जहाँ E आ रहा था वहाँ मैंने B रख दिया, जहाँ P आ रहा था वहाँ मैंने M रख दिया। अब जहाँ 1/एप्सिलॉन नोड आ रहा है वहाँ मैं म्यू नोड रख दूँ, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर। ऐसे ही बच्चा आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, B = m बाय 4 म्यू नोड बाय r क्यूब। ठीक, ऐसे ये फॉर्मूला आपका टॉर्क = mb साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला आप याद रख लें। वर्क डन का अगर आपको रखना है तो mb1 माइनस कोस थीटा। तो ये डेरिवेशन बिना किए आप इनके फॉर्मूले इजीली याद रख सकते हैं। ठीक, ये एक तरीका बनाया कि आप कैसे बिना मैग्नेटिक फील्ड के सभी डेरिवेशन किए, आपके अगर चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक याद हैं, आपको सभी फॉर्मूले आते हैं, तो आप कैसे इन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक के डेरिवेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद करें। तो याद करने के लिए बस इतना याद रख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी क्या है। कोई भी फॉर्मूला आप कन्वर्ट कर लेंगे वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से यार, बहुत ही आसानी। कुछ भी नहीं करना, जहाँ P है वहाँ M कर दो, जहाँ Q है वहाँ QM कर दो, और जहाँ E है वहाँ B कर दो, जहाँ 1/एप्सिलॉन नोड है वहाँ म्यू नोड कर दो। तो इतना सिंपल सा काम आप सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है करंट कैरिंग
यानी जो आपकी वीडियो के ऊपर टाइटल डला हुआ है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं टाइटल तो कुछ और है और पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो टाइटल है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को एज अ मैग्नेटिक डाइपोल देखेंगे, ठीक है। तो मेरा कुछ बच्चों से सवाल है, मतलब जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सभी से सवाल है कि आप मुझे बताइए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सोचिए खूब आराम से। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा है, जो बच्चे टाइम टू टाइम रिवीजन करते हुए आए होंगे उनको इलेक्ट्रिक डाइपोल पता होगा क्या होता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? यस, यू आर राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर दो इक्वल अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो मैं कह सकता हूं कि वो क्या बन देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर देंगे। सो नाउ अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सभी समझ गए तो मैं पूछूं आपसे व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि दो मैग्नेटिक चार्ज का कॉम्बिनेशन जो किसी दूरी पर रखा हो मैग्नेटिक डाइपोल है। बिल्कुल सही बात। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक चार्ज? मैग्नेटिक चार्ज से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। दरअसल नॉर्थ पोल और कुछ नहीं, एक मैग्नेटिक चार्ज है। एक पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक चार्ज रखा होता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, उसको हम नॉर्थ पोल याद बोलते हैं, ठीक। तो आप याद रखिए, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज इज कॉल्ड साउथ पोल। मतलब मैग्नेट के अंदर जो आप नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ते हैं वहाँ नॉर्थ साउथ ना होके मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है और यहाँ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, यानी कि ये क्या है? ये एक डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है। यानी कि बाहर मैग्नेट जो आप पढ़ते आए हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैं बाहर मैग्नेट और कुछ ना होके सिर्फ एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। क्लियर हुई बात आपके वाली? चलिए, मैं मान लूँ कि आप ये भी समझ गए, प्लस क्यू चार्ज का मतलब नॉर्थ पोल, माइनस क्यू चार्ज का मतलब साउथ पोल। तो कैसे एक करंट कैरिंग वायर को, करंट कैरिंग वायर भी कैसा? सर्कुलर। करंट कैरिंग सर्कुलर वायर को मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। कैसे? कभी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, चलिए मान लें मेरे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। मैंने आप सभी को बताया एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। और व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? इट इज नॉर्थ पोल। चलिए, मैं कहूँ कुछ बच्चों के ये बात समझ में नहीं आई। आप एक चीज़ और सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ नॉर्थ बनाऊँ तो इस करंट की डायरेक्शन और ये जो एरो नॉर्थ पर मैंने बनाए हैं ये सेटिस्फाई होंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा, ठीक। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग से बताता आया हूँ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको ये दिखाई दे रहा है देन इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स अ नॉर्थ पोल। चलो, ये बात समझ नहीं आई तो आप डायरेक्टली नॉर्थ का सिंबल याद रख लें। पर थोड़ा सा माइंड लगाकर आप सोचिएगा, अपने सामने इस चीज़ को फिजिकली करके देखिएगा। देखिए, मैं आपके अकॉर्डिंग ये फिंगर्स टर्न कर रहा हूँ, आपको इस वक्त ये डायरेक्शन, एक सेकेंड, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। सभी बच्चे देख पा रहे होंगे मैं जो अपनी उंगली टर्न कर रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी उंगली घूम रही है। परंतु बच्चों मुझे ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरी जगह आकर खड़े होकर देखें तो आपको एक क्लॉकवाइज, मतलब मैं इधर से देखूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखता है और मैं इधर से देखूं तो मुझे ये क्लॉकवाइज दिखता है। इसका मतलब अगर इस तरफ, यानी हम यहाँ खड़े हैं इसके फ्रंट में, तो हमें नॉर्थ दिखाई दे रहा है। तो क्या पीछे वाले इंसान को जो इस लूप के पीछे खड़ा होकर देख रहा होगा उसको ये करंट क्लॉकवाइज दिख रहा होगा? और अगर ये करंट क्लॉकवाइज दिख रहा होगा इसका मतलब, हाँ देखिए, अगर मैं फ्रंट की साइड से देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है। और इफ़ आई कंसिडर बैक, अगर मैं पीछे की साइड से देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ये क्लॉकवाइज करंट। और क्लॉकवाइज करंट का मतलब साउथ। देखिए, साउथ का एरो भी मैच करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, याद रखिएगा। नॉर्थ हमेशा मैच करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। अगर नॉर्थ पर एरो बना दे और साउथ पर एरो बना दे तो वो क्लॉकवाइज को डिनोट करता है, यानी कि पीछे की साइड ये क्या होगा? साउथ।
अब इसकी लूप की कुछ चौड़ाई भी है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस हो गई, तो क्या है करंट कैरिंग लूप क्या बन गया, एक मैग्नेटिक डायपोल बन गया कि नहीं बना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस। यही सभी कहानी, ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई अभी, ये सारी कहानी लैंग्वेज में लिखी हुई है। कंसिडर अ लूप having anti-clockwise direction in front side, then on seeing from first side it behave as a north pole, and if we see it from back side then it look like clockwise direction, so I can say that it is a south pole. So combination of north pole and south pole become as a dipole. So current carrying loop behave as a dipole, कि करंट कैरिंग लूप डायपोल की तरह बिहेव करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर करंट कैरिंग लूप डायपोल की तरह बिहेव करता है तो इसका डायपोल मोमेंट कितना है, मतलब ये जो करंट कैरिंग लूप है इसका डायपोल मोमेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। तो देखिए कंसिडर करते हैं क्या कि इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। सेंटर पॉइंट को क्या मैं एक्सिस भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि सेंटर से ही पास होकर एक्सिस जाती है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। हमारे अकॉर्डिंग एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए इतना, ठीक। तो मुझे इसे इतना बनाने के लिए 2 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई, 2 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। तो 2 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर मैं इसे करा दूं तो मैं कह सकता हूं म्यू नॉट आई 2 पाई r स्क्वायर बाय 4 पाई r क्यूब। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर मैंने इसका और इसका सिमिलर कर लिया, ठीक है। वहाँ म्यू नॉट भी आ रहा है, ठीक है, म्यू नॉट भी आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है, ठीक है भैया, 2 भी आ रहा है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या है, इस लूप के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर इस लूप का एरिया है, ठीक है। ये क्या आया, यह है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक। नाउ मैं ये चीज़ रफ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी भी रफ कर रहा हूँ बच्चों, लिख लीजिएगा आप वीडियो रोक कर, ठीक है। अब देखिए क्या मैं कह सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखिए एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, B इक्वल्स टू 2m म्यू नॉट बाय 4 पाई r क्यूब। क्या इक्वेशन सेकंड अगर मैं मान लूँ और ये इक्वेशन फर्स्ट में मान लूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर कर दें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि m के प्लेस पर क्या आ गया, m के प्लेस पर IA आ गया, यानी कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना है, IA। और अगर मैं कहूँ इस करंट कैरिंग लूप के अंदर इफ लूप हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या होता बच्चों, n भी कैपिटल में ले लूँ तो जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता वो NIA होता, इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा प्रोड्यूस होगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप का इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी याद रखनी है, ये फॉर्मूले आपको उसके थ्रू याद हो जाएंगे अपने आप सभी। और एक डायपोल, एक करंट कैरिंग लूप एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको समझाया कैसे ये वाली साइड नॉर्थ और कैसे ये वाली साइड साउथ है, और फिर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आपको पता चल गया कितना है, आपको निकालना भी आ गया, साथ साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं बच्चों, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और डेफिनेटली यू विल बी अ टॉपर। थैंक यू।